हाय गाइस, हाय ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपका भाई गौरव चौधरी और ये चल रहा है इलेक्ट्रिकल बैच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच। इससे पहले काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बेसिक इलेक्ट्रिकल और एसी सर्किट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। और ये जो लेक्चर चल रहा है लगभग एसी सर्किट का आखिरी लेक्चर होगा, मतलब कि इसके बाद पैरेलल सर्किट होगा। तो ये अच्छे से करना, क्योंकि आज हम जो स्टडी कराएंगे वो क्या कराएंगे, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट है, यानी ये जो पावर फैक्टर नाम का जो वर्ड आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, चाहे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ें, चाहे आप डीसी मशीन, एसी मशीन, जनरेटर, चाहे आप पावर सिस्टम पढ़ें, चाहे आप जो भी स्टडी करें, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, तो भैया ये जो पावर फैक्टर रोल है ये हर जगह निभाएगा। आपके जनरेशन से लेकर, यानी इलेक्ट्रिसिटी जहां बनती है वहां से लेकर और जहां कंज्यूम्ड होती है, हर जगह पावर फैक्टर का रोल होता है। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो सारी चीजों को तो अच्छे से समझ लेते हैं, यानी कंपोनेंट्स को तो अच्छे से समझ लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन मेन रोल जो पावर फैक्टर का है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर की प्रॉपर्टीज को नहीं समझ पाते कि उसको यूज कैसे करना है, बनाना कैसे। भाई हम जो बेसिकली स्टडी करते हैं, भाई बेसिकली स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं वो रटी रटाई चीजों को स्टडी कर लेते हैं। यानी रटी रटाई चीज बोले तो सर कैसे, फराडे लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी बड़ी बड़ी चीज जो कि वैज्ञानिकों ने लिख दी है उन्हीं को रट्टा मार देते हैं। उनके अंदर की बातें जैसे कि पावर फैक्टर है, लोड फैक्टर है, यानी भाई उनको यूज कैसे करना है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाना कैसे है, यहां से पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा पावर फैक्टर से रिलेटेड, और आपको ऐसा समझाएंगे ना तो आपको किसी ने समझाया होगा और आपके दिमाग से कभी भी निकलेगा भी नहीं। यानी पावर फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इसलिए मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूं पावर फैक्टर को कभी भी जब भी स्टडी किया जाता है, एसी सर्किट्स की बात हो। अगर आपने पावर फैक्टर नहीं समझा तो आप एसी मोटर, एसी जनरेटर जो होते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर, उसको आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे आगे जाके, ना ही आप ट्रांसफार्मर को समझ पाएंगे, ना ही मोटर को समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूं, पावर फैक्टर को बड़े ही ध्यान पूर्वक पढ़ना, और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो यहां से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो नोट डाउन करते चलें, मैं जो जो लिखवाता हूं उसको नोट डाउन करते चलें, बिल्कुल ही साधारण लैंग्वेज में, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी एसी सर्किट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स की बात होगी तो वहां पावर फैक्टर की बात होगी। कभी भी जो पावर फैक्टर होता है वो डीसी सर्किट्स में नहीं आता है, यानी डीसी सर्किट में पावर फैक्टर का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डीसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की बात होती है। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछ सकता है आपसे कि डीसी सर्किट्स में पावर फैक्टर क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर वहां सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर होता है, वहां इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं होते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं सर? हमने तो देखा है मोबाइल के चार्जर के अंदर, छोटी मोटी बैटरीज के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं। अरे भैया, वो दो सर्किट होते हैं, यानी चार्जिंग वाला जो सर्किट होता है किसी भी चार्जर के अंदर, स्टार्टिंग वाला जहां उसमें छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो एसी सर्किट होता है। यानी किसी भी मोबाइल चार्जर के अंदर भी दो प्रकार के सर्किट होते हैं, आधा सर्किट एसी सर्किट, और उसके बाद एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है रेक्टिफायर लगा के, यानी आधा सर्किट डीसी सर्किट होता है और आधा एसी सर्किट होता है। इसीलिए वहां रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जैसे कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं मोबाइल के चार्जर के अंदर। अच्छा, तो सर यहां से हमें समझ आया, जब भी डीसी यानी डायरेक्ट करंट सर्किट की बात होगी तो वहां पावर फैक्टर का रोल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और जब भी एसी सर्किट्स की बात होगी तो पावर फैक्टर का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ रेसिस्टर भी होता है, इंडक्टर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है। तो आप सभी जानते हैं, जब भी इंडक्टर की बात होती है तो वहां लीड कौन करता है? वोल्टेज और करंट लैग करता है। कहने का मतलब वहां करंट दौड़ में हार जाता है और वोल्टेज जीत जाता है जब भी इंडक्टर की बात होती है। और जब भी कैपेसिटर की बात होती है तो आपको पता है क्या है, करंट लीड में होता है और वोल्टेज लैग में होता है, अकॉर्डिंग टू ट्रिक CIVIL। ठीक है ना, ट्रिक तो याद होगी ही आपको। और जब भी रेसिस्टर की बात होती है तो ना तो कोई लीड में होता है ना ही कोई लैग में होता है।
लेकिन सर यहां तो दोनों मित्र हैं, वोल्टेज और करंट। आगे चले, इंडक्टर में दुश्मनी होगी दोनों के बीच, यानी मित्रता नहीं है, आगे पीछे है। और कैपेसिटर में भी। तो सर एक घर में 3 लोग रहते हैं, एक तो बोल रहा है कि यार मैं तुम दोनों के साथ मित्रता रखूंगा, ठीक है भैया, दोनों के साथ मित्र बन गया। यानी कि ये एक इंसान, ये दूसरा और ये तीसरा, ये जो है ये है रेसिस्टर नाम का लड़का। ये बोल रहा है कि यार मैं तेरे से भी मित्रता रखूंगा और ये मैं तेरे से भी रखूंगा, ठीक है। इसने तो मित्रता के भाव निभा दिए, ठीक। ये है रेसिस्टेंस नाम का लड़का। लेकिन ये जो है ये है इंडक्टर नाम का लड़का और ये है कैपेसिटर नाम का लड़का। ये बोल रहे हैं यार हम दोनों तो कट्टर विरोधी हैं, कट्टर विरोधी हैं, हम दोनों की आपस में लड़ाई है और तू हम दोनों का ही मित्र है, तू तो बिचौलिया हो गया ना, मेरी बात उससे कहेगा, उसकी बात मेरे से कहेगा, तो हम तेरी बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे रेसिस्टर। भले ही तू हमसे मित्रता रखता है लेकिन हम तेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे। यानी कि तू बोलता है रेसिस्टर कि ना तो वोल्टेज लैग होना चाहिए ना ही करंट लीड होना चाहिए, समझे बात। लेकिन हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हम अपनी मनमर्जी का कार्य करेंगे। इंडक्टर बोलता है मैं तो VIL करूंगा, VIL बोले तो वोल्टेज को लीड करूंगा और करंट को लैग करूंगा, इंडक्टर ये बोलता है। जबकि कैपेसिटर CIV की बात करता है, यानी कि करंट लीड होगा और वोल्टेज लैग होगा। यानी ये तो दोनों ही अपोजिट हो गए। इसीलिए भैया इन तीनों चीजों के बीच में एक एवरेज निकाला जाता है करंट और वोल्टेज का। करंट और वोल्टेज का एवरेज क्या सर? यानी कि एक वायर है भैया, एक वायर में ही तो चलते हैं वोल्टेज और करंट एक साथ। यानी कि आप सभी को पता है वोल्टेज लगाने से करंट पैदा हो जाता है, करंट पैदा हो जाता है किसी भी वायर में। तो इसी वायर में जो रोल आता है, एंगल बनता है वोल्टेज और करंट के बीच, यानी कभी करंट आगे होता है कभी वोल्टेज पीछे होता है। तो उसी एवरेज को निकालने के लिए क्या निकाला जाता है? पावर फैक्टर। अच्छा ये बात है सर, यानी कि इसका पावर फैक्टर अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका, यानी कहने का मतलब, अब ध्यान से समझना, इसमें वोल्टेज और करंट का एंगल 0 होगा, इसमें 90 डिग्री होगा और इसमें 90 डिग्री होगा। यानी कि इसमें 90 डिग्री लीड होगा या लैग होगा, इन दोनों में अलग अलग होगा ना, और इसमें 0 होगा। तो भाई तीनों का अलग अलग तो नहीं बोल सकते ना किसी भी सर्किट में। मान लीजिए हम पंखा की बात कर रहे हैं यानी फैन की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि हमारे कैपेसिटर का पावर फैक्टर ये है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी खाता है, इतना लॉस करता है, या इंडक्टर इतना लॉस करता है और हमारा रेसिस्टर अच्छा है वो लॉस नहीं करता है। ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। हम बोलेंगे कि जो हमारा फैन है उसका पावर फैक्टर इतना है, यानी 0.8 या यूनिटी पावर फैक्टर। तो उसी एवरेज को निकालने के लिए पावर फैक्टर का यूज होता है, समझे बात। तो यहां से नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि पावर फैक्टर निकाला कैसे जाता है और पावर फैक्टर रियलिटी में होता क्या है। यहां तक तो उसकी बेसिक बातों को आपने समझा, यानी पावर फैक्टर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो यहां से इसको नोट डाउन करें, जो मैंने लिखवा दिया है आपको यहां से लिखना है। डीसी सर्किट हैज नो एनी पावर फैक्टर वेन एवर AC circuit has power factor because it has resistance, inductance and capacitance. Whenever DC circuit has no any inductor and capacitor, so it has unity power factor. Whenever AC circuits has lagging or leading power factor, so we can study about it. से देखिए the purpose of passing current through a circuit, यानी किसी भी सर्किट में करंट को पास कराने के लिए, कहने का मतलब पास कैसे कराते हैं। अब हमने अपने घर पर स्विच ऑन किया तो हमारा पंखा चल गया, फैन चल गया, करंट पास होने लगा किसी भी सर्किट में। भाई हमारी बॉडी है, यानी मेरी बॉडी है, मैं भी एक इंसान ही हूं, आप भी एक इंसान है, ठीक है। तो हमको खाने के लिए क्या चाहिए होता है? खाना। तो वो क्या है? पावर। भाई हमें पावर कहाँ से मिलती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है? खाने से। वैसे ही किसी भी AC सर्किट को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी से। तो हमारी पावर क्या होगी? खाना। और किसी भी सर्किट की पावर क्या होगी? इलेक्ट्रिक पावर। समझे बात? इलेक्ट्रिसिटी पावर। तो यहां से समझना, इज टू ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ पावर, यानी पावर की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, किसी भी सर्किट को चलाने के लिए। फ्रॉम सोर्स टू लोड, तो यहां से ये जो वर्ड है ना सोर्स टू लोड, इसको नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोर्स टू लोड, सोर्स क्या होते हैं, लोड क्या होते हैं, समझे बात। यहां से देखिए कि सोर्स क्या होते हैं। सोर्स होते हैं भैया जो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं, यानी कि
पैदा करने वाला यानी कि उसको जो प्रोड्यूस करता है वो होता है सोर्स, और जो उसको खाता है यानी कंज्यूम्ड करता है इलेक्ट्रिसिटी को, वो होता है भैया लोड। जैसे कि बल्ब कंज्यूम करता है, भैया बल्ब के पास अपनी इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, वो कहीं ना कहीं से लेगा तभी तो जलेगा ना, जभी तो ग्लो करेगा, तो इसलिए उसको लोड बोला जाता है। हीटर, फैन, ईटीसी यानी जितने भी ये कंपोनेंट होते हैं हमारे घर के अंदर, वो सारे के सारे लोड हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी लेके ही तो कार्य करते हैं। हम क्या है रियलिटी में, हम भी तो एक लोड ही हैं। यानी खाना तो हमें पेड़ों से फल मिल गए, यानी कि किसी भी, जैसे आम का मैंगो का पेड़ है, तो मैंगो ने हमें क्या दिया, फल दिया, तो मैंगो तो हो गया सोर्स और हम क्या हो गए लोड, क्योंकि हम खाने को खाएंगे तब कार्य करेंगे, हम है लोड भैया, ठीक है ना, समझे बात। यानी सोर्स भी समझ में आ गया आपको, लोड भी समझ में आ गया, तो यहां से इसको नोट डाउन करिए और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां से बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है इन पॉइंट्स को, यानी कि ये पॉइंट्स जो है आपने ये पॉइंट समझ लिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा आपने ये पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया तो कंप्लीटली आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ में आ गया। इन पॉइंट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना क्या है, ठीक है। द फॉर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पावर इन एनी सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी सर्किट होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम यानी कि उनको खपत करने और उनको यूज करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन। भाई यूटिलाइज कैसे करें किसी भी चीज को, तो यूटिलाइज करने का जो तरीका होता है पावर को किसी भी सर्किट में, वो 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है, कौन कौन से होते हैं। एक होता है भैया पहला एपरेंट पावर। एपरेंट पावर क्या होती है सर रियलिटी में, एपरेंट पावर क्या होती है भैया आपकी आरएमएस वैल्यू। ध्यान रखना, कभी भी आपको कोई नहीं बताएगा, बुक में भी नहीं मिलेगा ये लिखा हुआ, ये मेरी रिसर्चेबल पॉइंट हैं, क्योंकि आपको इन्हें कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पे ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। एपरेंट पावर रियलिटी में आरएमएस वैल्यू होती है। अब यहां से समझिए खेला क्या है, खेला क्या है, खेला क्या है रियलिटी में। जहां इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा रियलिटी में कहां होती है, किसी भी पावर प्लांट पे यानी जनरेशन प्लांट पे। आपके घर पे तो नहीं पैदा होती है, आपके घर से करीब 100-200 किलोमीटर दूरी पे पैदा होती है। जहां इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है ना, किसी भी जनरेटर, बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, छोटे जनरेटर नहीं, बड़े बड़े सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं वहां लगे हुए, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू को बोला जाता है या तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोला जाएगा, याद रखना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, या उसी को मैक्सिमम वैल्यू, या उसी का नाम दे दिया जाता है साइनसॉइडल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी एसी करंट की बात हो रही है। यानी तीनों नाम एक ही है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या साइनसॉइडल वैल्यू, ठीक। अब यहां से समझते रहना, वहां सिंगल फेज की जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है किसी भी जनरेटर के अंदर 325 वोल्ट होती है, यानी 325 वोल्ट। अब 325 वोल्ट भैया प्योर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वो पल्सेटिंग मिक्स होता है, पल्सेटिंग कंपोनेंट मिक्स होता है उसमें, ठीक है ना, पल्सेटिंग कंपोनेंट। अब उसमें से कुछ हो जाता है लॉस। हमको प्योर इलेक्ट्रिसिटी जो मिलती है जनरेटर के यूज होने के बाद, एक जनरेटर में भी कुछ लॉस हो जाते हैं, समझे बात। भाई जनरेटर में लॉस हो के हमें सिंगल फेज के लिए, नहीं एक तार की बात कर रहा हूं, यानी मैं 3 फेज की बात नहीं कर रहा फिलहाल, सिंगल फेज की बात। सिंगल फेज के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें, वो मिलती है प्योर इलेक्ट्रिसिटी 230 वोल्ट। अब यहां से समझना बात को, 230 वोल्ट कहां आई, मान लीजिए कहीं भी बन रही है इलेक्ट्रिसिटी, यानी यह है पावर प्लांट, यानी पावर प्लांट, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वहां बन रही है सिंगल फेज के लिए 325 वोल्ट। अब लॉस होने के बाद कितनी बची, 230 वोल्ट। 230 वोल्ट हमको कहां प्राप्त हुई भैया, हमें अपने पे अप्लाई करना है इलेक्ट्रिसिटी को। हमारे घर के बाहर यानी गांव में एक लगा होता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर यानी ये जनरेशन प्लांट, यानी 200 किलोमीटर दूरी पे है हमारे गांव से, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई। भाई जैसे भी पहुंची वो आपको पावर सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां सब स्टेशन द्वारा पहुंचाई जाती है। ट्रांसफार्मर तक 230 वोल्ट पहुंची, तो 230 वोल्ट को क्या बोला जाता है, ये 230 वोल्ट होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि आरएमएस वैल्यू। और ये आरएमएस वैल्यू का ही दूसरा नाम क्या होता है, एपरेंट पावर। अब हम जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, हम जब भी सर्किट की बात करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एपरेंट पावर की बात करते हैं। भाई हमें नहीं पता तुमने पीछे से कितना लॉस किया, कितनी पैदा की थी, हमारे घर पर 230 वोल्ट पहुंच रही है, हमें सिर्फ उसका पता है, यही पढ़ा जाता है
पावर फैक्टर के अंदर। कभी भी पावर फैक्टर इस वाली वैल्यू का नहीं निकाला जाता। पावर फैक्टर कभी बात ही नहीं करता इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और साइनसोइडल वैल्यू की। वो सिर्फ और सिर्फ जो बात करता है पावर फैक्टर, वो आरएमएस वैल्यूज की बात करता है। यहां से ध्यान रखना, कभी भी पावर फैक्टर जो लिंक होता है वो आरएमएस वैल्यूज से होता है, ना कि इन सब से, ठीक है। क्योंकि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये तो जहां पैदा हुई वहां लॉस हुआ था। हमारे गांव में, सिटी में, घर में मिल रही है हमें 230 वोल्ट, तो हमारा लेना देना है 230 वोल्ट से। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा कितनी हुई है, कितना लॉस हुआ है और हमारे यहाँ कितनी पहुंच रही है, ठीक। तो हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंची वो पहुंची 230 वोल्ट। सेम वैसे ही जैसे आपके घर पर कभी क्या आते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझिए। यहां से मान लीजिए आपके घर पर क्या है, मैंगोज यानी कि आम आते हैं ना आपके घर, सभी के घर आते हैं। तो उसके छुक्कल जो होते हैं, ऊपर ऊपर का कवर, उसको उतार कर फेंक देते हैं और अंदर अंदर का सेफ पार्ट जो होता है, टेस्टी पार्ट, उसको खा लेते हैं। तो टोटल जो बनाना है, अब यहां से सीखना, अब यहां से बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। एग्जाम्पल को अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आप पावर फैक्टर को भी समझ गए, क्योंकि यही मेन पॉइंट है पावर फैक्टर का। भैया ये जो हमारे घर पर ये जो हमारे घर पर मैंगो आते हैं खाने के लिए, तो मैंगो कंप्लीटली जो मैंगो होता है वो कहलाता है एपरेंट पावर। कहने का मतलब 230 वोल्ट। भाई खाने की चीज आ रही है घर पे तो वो 230 वोल्ट है एपरेंट पावर। अब उसमें से हम कवर को तो उतार कर फेंक देते हैं, यानी एपरेंट पावर फिर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से? एक भाग का नाम होता है ट्रू पावर, और ट्रू पावर का ही दूसरा नाम क्या होता है, एक्टिव पावर। और दूसरे भाग का नाम होता है रिएक्टिव पावर, यानी कि एपरेंट पावर ही दो पार्ट्स में विभाजित हो जाती है। एक का नाम होता है ट्रू और दूसरे का नाम होता है रिएक्टिव पावर। तो जो रिएक्टिव पावर कहलाते हैं वो तो कहलाते हैं हमारे कवर। भाई वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको हम फेंक देते हैं। वैसे ही रिएक्टिव पावर भी सर्किट में यूज ना होती वो वापस चली जाती है जहां से आती है। यानी आप सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी न कभी बनाई जा सकती है, न ही कभी खत्म की जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ उसकी सहायता से हम किसी भी कंपोनेंट को, ये डिवाइस को चला सकते हैं उसका यूज करके। समझे बात? तो इसीलिए रिएक्टिव पावर जहां से आती है वहीं वापस चली जाती है। कहने का मतलब एक तार से आएगी दूसरे तार से वापस चली जाएगी। यहाँ बल्ब लगा हुआ है, बल्ब को जला जलू के वापस ऐसे जाती है ना इलेक्ट्रिसिटी। तो रिएक्टिव पावर सेम एज वेस्ट मटेरियल है, वो ना यूज में आती है कभी भी, क्योंकि वो भैया पल्सेटिंग कंपोनेंट होता है, अनयूजेबल कंपोनेंट, वो वापस चली जाती है। और जो टेस्टी पार्ट होता है किसी भी मैंगो का, उसको हम क्या खा लेते हैं बड़े स्वाद से, तो वो क्या कहलाता है, एक्टिव पावर या ट्रू पावर। ट्रू मतलब सत्य, इसीलिए उसको ट्रू या एक्टिव पावर बोला गया। तो सर यहां से 230 वोल्ट थी एपरेंट पावर, यानी जो एपरेंट पावर होती है वो होती है हमारी 230 वोल्ट। जब हम मान लीजिए हमारे घर के बाहर जो वॉट मीटर लगा है, वॉट मीटर तक 230 वोल्ट पहुंच गई सर, मान लिए हमने एपरेंट पावर पहुंच गई, ठीक है। अब वॉट मीटर के बाद मान लीजिए हमने उस पर क्या लगाया, कोई भी बल्ब लगाया, तो भैया ये जो जितने भी हमारे घर के अंदर डिवाइस होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो प्योर 230 वोल्ट को कंज्यूम नहीं करते हैं, यानी कंप्लीटली नहीं खाते हैं। सेम वैसे ही खाते हैं जैसे हम खाते हैं किन्हीं चीजों को, छुक्कल उतार के फेंक देते हैं और टेस्टी पार्ट को खा लेते हैं। इनका भी यही हाल है, ये सिर्फ और सिर्फ 207 वोल्ट का ही सेवन करते हैं, 207 वोल्ट। तो ये 207 वोल्ट कहलाती है ट्रू पावर या एक्टिव पावर। बची सर कितनी, 23 वोल्ट। 23 वोल्ट जो होती है हमारी, वो क्या कहलाती है, रिएक्टिव पावर। अच्छा, तो सर 207 प्लस 23 कहलाता है 230 वोल्ट। जब एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का सम करें तो एपरेंट पावर निकल के आ जाती है। तो वही तो कहना चाहते हैं, यानी कि छुक्कल और टेस्टी पार्ट, यानी अंदर का जो पार्ट है उसको ऐड कर दिया जाए तो आपका बनाना बन जाएगा। यानी बनाना दो भागों में विभाजित हुआ, एक टेस्टी पार्ट और एक कवरिंग पार्ट। कवरिंग पार्ट इज नोन एज रिएक्टिव पावर, यानी कि वेस्ट मटेरियल। यानी कि 230, ये जो 23 वोल्ट है ये लॉस में चली जाती है, ठीक है। और ये 207 वोल्ट किसी भी डिवाइस में, किसी भी सर्किट में यूज हो पाती है। तो यहां से समझना, यानी कि एक्चुअली कंज्यूम्ड पावर जो होती है किसी भी सर्किट की, वो होती है 207 वोल्ट, यानी कि इट इज नोन एज एक्टिव या ट्रू पावर। तो यहां से मैं इन सब की डेफिनेशन लिखवा देता हूं, तब जाके आपको समझ में आएगी, और एक बार और समझाऊंगा इनको, ठीक है।
अब यहां से ध्यानपूर्वक देखना, ये है भैया जनरेटर। जनरेटर ने 325 वोल्ट पैदा कर दी, वहां लॉस होने के बाद कितनी बची? 230 वोल्ट। अब 230 वोल्ट चली करीब 100-200 किलोमीटर, यानी 100-200 किलोमीटर चलेगी। 100-200 किलोमीटर चलने के बाद वो 230 वोल्ट हमारे घर पर पहुंच गई सिंगल फेज के रूप में। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 3 फेज में आती है। स्टडी करने के लिए हम सिंगल फेज का यूज करते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन करके 3 फेज का निकाल लो, ठीक है। तो यहां से जनरेटर ने 325 वोल्ट पैदा की, लॉस होने के बाद बची 230 वोल्ट, वहीं लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे यहां पैदा हो रही है और 100-200 किलोमीटर के बाद लॉस हो जाता है, वो जनरेटर में ही लॉस हो जाता है अंदर ही। यानी जितना पैदा करता है उतना लॉस भी कर लेता है अंदर ही थोड़ा बहुत, ठीक है। अब ये 230 वोल्ट हमारे घर पर हाउस पर पहुंच रही है। हाउस पर लगे होते हैं बल्ब। अब बल्ब में जो यूज हो पाती है वो 207 वोल्ट ही हो पाती है। तो ये एपरेंट पावर, ट्यूब पावर और रिएक्टिव पावर का फंडा 230 वोल्ट और 207 वोल्ट के बीच ही स्टडी किया जाएगा, ना कि 325 वोल्ट के बीच, ठीक है। तो यहां से ऐसा नोट डाउन कर लेना, ये वाली फिगर जरूर बना लेना, ठीक है। अब मैं लिखवा देता हूं आपको डेफिनेशंस। अब यहां से डेफिनेशन देखिए ट्रू पावर की। तो ट्रू पावर का ही दूसरा नाम क्या है? एक्टिव पावर, ACTIV पावर, यानी एक्टिव पावर। और ट्रू पावर और एक्टिव पावर का जो सिंबल है वो है हमेशा P। याद रखना, ट्रू पावर या एक्टिव पावर का सिंबल हमेशा क्या होता है? P से दर्शाया जाएगा आगे जाके फॉर्मूले में। तो अभी आपको बता देते हैं P सिंबल होता है, ठीक। द पावर विच इज एक्चुअली कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। सर्किट के द्वारा एक्चुअली में कितना खाना खाया जा रहा है। यानी मैंने मैंगो वाला एग्जांपल दिया था, रियलिटी में मैंगो ऐसा तो नहीं है मैंगो आया घर पे पूरा का पूरा खा गए, छुक्कल उतार के फेंक देते हो ना, अंदर का पार्ट खाते हो। रियलिटी में जूस के प्रकार का जो होता है, तो एक्चुअली कंज्यूम्ड पार्ट उसका जूस होता है अंदर का, ठीक है। तो 207 वोल्ट ना कि 230 वोल्ट, यानी 207 वोल्ट का ही कंज्यूम्ड किया जाता है किसी भी सर्किट में सिंगल फेज के लिए। तो एक्चुअल पार्ट ये है, इसी को बोला जाता है ट्रू पावर या एक्टिव पावर, ठीक है। इसी की वजह से हमारा बल्ब ग्लो कर पाता है, लाइट दे पाता है, ठीक। ये है रिएक्टिव पार्ट। रिएक्टिव बोले तो रिएक्टिव मतलब वेस्ट पार्ट, लॉस पार्ट। इट इज द सर्कुलेटरी पार्ट, और सर्कुलेटरी का ही दूसरा नाम क्या है? फ्लोज बैक इन फोर्थ। एग्जाम में फ्लोज बैक इन फोर्थ पावर पूछा जाए तो समझ जाना रिएक्टिव पावर का ही दूसरा नाम है। और 230 में से कितना पार्ट रिएक्टिव होता है? 23 वोल्ट रिएक्टिव पावर होती है, और उसी को बोलते हैं वेस्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। समझे बात? अब आपको समझ में आ रहा होगा 230 वोल्ट टोटली हमारी क्या होती है? कंप्लीटली यूज नहीं हो पाती किसी भी सर्किट में, 23 वोल्ट उसमें से लॉस हो जाता है। समझे बात? तो यहां से अगर मैं 207 वोल्ट प्लस 23 वोल्ट यानी कि ट्रू पावर प्लस रिएक्टिव पावर का सम कर दूं तो इक्वल टू निकल के आ जाती है हमारी एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, तो यहां से आपको तीनों पावर समझ में आ गई होंगी, यानी कि ट्रू पावर प्लस रिएक्टिव पावर का ही मतलब होता है एपरेंट पावर, और एपरेंट का पावर का ही दूसरा नाम क्या होता है? आरएमएस वैल्यूज। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि जो आरएमएस वैल्यू होती हैं वो कंप्लीटली यूज नहीं होती हैं किसी भी सर्किट में, उनमें से भी हल्का सा लॉस हो जाता है। भाई कुछ भी चीज ले लो उसमें थोड़ा बहुत तो वेस्ट होता ही है। समझे बात? तो यहां से आपको ऐसे समझ में आ चुका है ये सारा फंडा कि क्या होता है। अब यहां से इनके फॉर्मूले वगैरह स्टडी करा देते हैं। रियलिटी में पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन भाई पावर फैक्टर ऐसा तो है नहीं मैं डायरेक्टली ही आपको बता दूं, उसको समझने से पहले उसका पूरा परिवार, उसका खेला समझना पड़ता है, ठीक। यानी उसको अच्छे से समझो तभी तो पावर फैक्टर के आप ज्ञाता बनोगे, यानी कि एक्सपर्ट बनने का तरीका यही है। अब यहां से एपरेंट पावर का अब देखते हैं एपरेंट पावर का फॉर्मूला ऑफ एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को कभी भी एस से दर्शाया जाता है, यानी कि कैपिटल एस से एपरेंट पावर को दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऐसा यूनिट ऑफ एपरेंट पावर इज वोल्ट एम्पेयर। याद रखना कभी भी आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन सी पावर होती है, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर भैया एक्टिव पावर होती है आपकी। कभी भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर की पावर को पूछा जाएगा तो वो होती है आपकी क्या? एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, और एपरेंट पावर कितनी होती है? हमेशा 230 वोल्ट, यानी कि आरएमएस वैल्यूज। और इनकी ऐसा यूनिट क्या होती है?
या तो बोलेंगे वोल्ट एम्पेयर छोटी मात्रा में, यानी थोड़ा बहुत होगा तो वोल्ट एम्पेयर हो जाएगा, यानी 230 वोल्ट है तो वोल्ट एम्पेयर है। या फिर जब वाट्स में जाएगा, बड़ी मात्रा में पावर की बात होगी तो किलो वोल्ट। सेम वैसे ही जैसे छोटा मोटा सामान तोलना है तो ग्राम बोलते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम, और जब बड़ा हो जाता है तो किलो बोल देते हैं। वैसे ही पावर का मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है किलो वोल्ट बड़ी मात्रा और वोल्ट एम्पेयर छोटी मात्रा। ठीक है, तो यहां से यहां कोई भी कॉस साइन नहीं जुड़ा है। यहां से इसका फॉर्मूला होता है क्या, कैपिटल S इक्वल टू V इंटू आई इज द फॉर्मूला ऑफ एपरेंट पावर, यानी वोल्टेज इंटू करंट। तो यहां से इसको अभी फिलहाल के लिए समझिए, एपरेंट पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट, यानी यहां कोई भी लैगिंग और लीडिंग का फंडा नहीं है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में ना तो कोई लॉस है, ना कोई लैग है, ना कोई लीड है, यानी बड़ी मित्रता के साथ चल रहे हैं ट्रांसफॉर्मर तक। ट्रांसफॉर्मर के अंदर वोल्टेज और करंट बड़ी मित्रता के साथ रहते हैं एक साथ। ठीक है, यहाँ कोई लीड लैग का फंडा ही नहीं है। जैसे ही ट्रू पावर की बात आती है, यानी ट्रू पावर या एक्टिव पावर, इसका सिंबल होता है P, T, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है VI। इसका फॉर्मूला क्या होता है VI, VI तो यही वाला, साथ में जुड़ जाता है cos फाई। सर ये क्या है cos फाई? ये cos फाई दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि वोल्टेज और करंट के बीच में हल्की फुल्की मित्रता बिगड़ रही है, यानी कि या तो वोल्टेज आगे पहुंच रहा है दौड़ में या करंट पीछे रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि भैया यहाँ रिएक्टिव हो गया किसी भी सर्किट में यूज होने के बाद। जब तक कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में यूज ना हो वो एपरेंट पावर ही रहती है, यानी आपके घर के वॉट मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी एपरेंट पावर रहती है, आपके घर के अंदर वायरों में एपरेंट पावर रहती है। जैसे ही वो बल्ब के अंदर या फैन के अंदर या किसी भी कंपोनेंट के अंदर एंट्री मारती है, वो तुरंत और तुरंत दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग उसका ट्रू पावर और दूसरा भाग उसका रिएक्टिव पावर। समझिए बात ये है, यानी ये cos फाई एंगल को दर्शा रहा है। तो यहां से इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी SI यूनिट हो जाएगी यहां से क्या यूनिट हो जाएगी? यहां से या तो कहेंगे उसको वाट्स, या तो वाट्स में नापेंगे या इसको किलो वाट्स में नापेंगे। तो यहां से दोनों पावर तो दोनों ही हैं, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस है। एपरेंट पावर की SI यूनिट वोल्ट एम्पेयर या किलो वोल्ट एम्पेयर होती है कभी भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ट्रू पावर हमेशा हाउस के अंदर होती है या किसी भी डिवाइस के अंदर होती है। ठीक है, और उसकी SI यूनिट होती है वाट या किलो वाट। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी रिएक्टिव पावर की। अब यहां से आपकी तीसरी पावर आती है निकल के, क्या? रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर बोले तो वेस्ट पावर। रिएक्टिव पावर को हमेशा दर्शाया किससे जाता है? कैपिटल Q से। अब यहां तीनों में डिफरेंस देखना, एपरेंट पावर कैपिटल S, ट्रू पावर कैपिटल P और रिएक्टिव पावर कैपिटल Q। तीनों के अलग अलग सिंबल है, याद रखना। इसकी SI यूनिट बनेगी यहां से VAR। VAR का मतलब क्या होता है सर? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, क्योंकि रिएक्टिव पावर है तो रिएक्टिव शब्द जोड़ रहा है इसमें। ठीक है, बड़ी मात्रा में देखेंगे तो किलो वोल्ट हो जाएगा, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, SI यूनिट तीनों की अलग अलग है, याद कर लेना अच्छे से। वो आपको समझ में आ जाएगा बाद में जब आप इसकी पूरी थ्योरी को समझ जाएंगे कि SI यूनिट अलग अलग क्यों बनी। ठीक है, फॉर्मूले से ही बनती हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। VI साइन फाई, ट्रू पावर के फॉर्मूले में था cos फाई, यानी VI cos फाई, और यहां जुड़ गया साइन फाई। तो जहां भी इलेक्ट्रिसिटी में साइन फाई का शब्द होता है वहां यानी कि रिएक्टिव पावर की बात होती है, यानी साइन फाई रिएक्टिव पावर को दर्शाता है, यानी कि लॉस को दर्शाता है। कहने का मतलब ये 23 वोल्ट वाली बात को कर रहा है, और ये cos फाई बोल रहा है कि मैं कंज्यूम कर रहा हूं भाई, जितना मैं खा रहा हूं उतना कार्य करवा रहा हूं। यानी बल्ब इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है, मान लीजिए 230 वोल्ट ट्रू पावर खा रहा है, कोई भी बल्ब कंज्यूम कर रहा है ना कंज्यूम, तो भाई उतना वो लाइट भी तो दे रहा है ना। लेकिन रिएक्टिव पावर जो है क्या बात कर रहा है? 23 वोल्ट की बात कर रहा है। ये 30 वोल्ट या यूज में ही नहीं है, वापस चली जा रही है, इसलिए साइन फाई लॉस को दर्शाता है और cos फाई हमेशा यूज को दर्शाता है। अब कोई व्यक्ति यार खाना खा रहा है तो कार्य भी कर रहा है, तो उसका हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो है 23 वोल्ट वाला, वो ना तो वेस्ट ही तो जा रहा है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। खाना खा रहे हो फेंक दे रहे हो तो उसका कोई वेस्ट ही है। ठीक है ना, तो ये ट्रू पावर, एपरेंट पावर, SI यूनिट समझ में आ गई, सिंबल समझ में आ गए, रिएक्टिव पावर समझ में आ गए। अब तीनों पावर्स को कंबाइंड करके हम क्या निकालेंगे?
पावर फैक्टर, यानी यहां से हमें तीनों पावर में डिफरेंस समझ में आ गया। अब इन्हीं के कंपैरिजन से निकाला जाएगा पावर फैक्टर। अब ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां से इनको नोट डाउन कर लो। मेन पावर फैक्टर यानी फॉर्मूला ऑफ पावर फैक्टर जिनका न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। लेकिन इससे पहले जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है पावर फैक्टर से रिलेटेड, भैया वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो थ्योरेटिकल पार्ट था। भाई जब आप किसी की कहानी को ही नहीं सुनेंगे तो उसमें डायरेक्टली कैसे पढ़ जाएंगे? भाई किसी की कहानी के उसके बारे में उसकी डिटेल्स को समझें तभी तो आप उसके फॉर्मूले वगैरह लगा पाएंगे। कभी भी पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू होता है ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। ट्रू पावर कौन होती है सर? ट्रू पावर जो होती है हमारे सर्किट में जो 207 वोल्ट यूज हो पाती है वही तो ट्रू पावर है सिंगल फेज के लिए। और सर एपरेंट पावर कितनी होती है? जो आरएमएस वैल्यू हमारे मीटर पे प्राप्त होती है 230 वोल्ट, वही क्या है? वही क्या है? एपरेंट पावर। यानी कि कहने का मतलब सर ये हुआ, अगर 207 वोल्ट को 230 वोल्ट से डिवाइड मार दिया जाए तो जो भी पॉइंट्स में आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा? पावर फैक्टर कहलाएगा। अच्छा ऐसे ही तो निकाला जाता है पावर फैक्टर। और क्या है पावर फैक्टर? समझे बात? तो यही पावर फैक्टर होते हैं। लेकिन कभी भी फॉर्मूला ऐसे नहीं लगाए जाते। ये तो हुआ देसी तरीका समझने का, यानी कि ये तो नॉर्मली फॉर्मूला है समझने का एग्जाम्पल। पावर फैक्टर इक्वल टू ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर इज नोन एज पावर फैक्टर। समझे बात? तो ये ही क्या है हुआ पावर फैक्टर का, यानी पावर फैक्टर इक्वल टू ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसी का? पावर फैक्टर को हमेशा किससे दर्शाया जाता है? कॉस फाई से। यानी पावर फैक्टर को अगर मैं कॉस फाई लिखूं तो भी वही बात है, या पावर फैक्टर लिखूं या कॉस फाई लिखूं एक ही बात है। कभी भी इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में पावर फैक्टर शब्द को ना बोल के कॉस फाई भी बोल दिया जाता है, तो समझ जाना, ठीक है भाई। क्योंकि वोल्टेज को V बोला जाता है, करंट को I बोला जाता है, तो पावर फैक्टर को भी तो कॉस फाई बोला जा सकता है वैसे ही, ठीक है। तो कॉस फाई इक्वल टू होता है रेसिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस अब तो आप समझ में ही आ गया होगा, इम्पीडेंस का मतलब होता है रिएक्टेंस प्लस रेसिस्टेंस। अच्छा ये बात है, यानी वोल्टेज में जो रुकावट होती है उसके कारण जो लॉस होता है वो सारी कैलकुलेशन अब जुड़ के आ रही है पावर फैक्टर के अंदर। ये है फंडा, ठीक है ना। cos फाई इक्वल टू रेसिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, ये फॉर्मूला भी याद रखने का है। और ये दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है यहीं से? रेसिस्टेंस का मतलब होता है वी आई कॉस फाई, यानी cos फाई इक्वल टू cos फाई यानी पावर फैक्टर इक्वल टू वी आई कॉस फाई अपॉन वी आई। ये फॉर्मूले हमने अभी आपको बताए थे डेफिनेशंस के साथ। यानी कि पावर फैक्टर का ये रियल फॉर्मूला, इसको कभी नहीं भूलना। यानी तीनों फॉर्मूले ही आपको लर्न होने चाहिए, कहीं से भी पूछ सकता है। अगर सर्किट का इंपीडेंस बढ़ रहा है, कोई बोले आपसे यानी सर्किट का इंपीडेंस बढ़ रहा है तो सर्किट का पावर फैक्टर घटेगा, सीधी सी बात है। आपसे कोई बोले कि सर सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या पावर फैक्टर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि पावर फैक्टर रेसिस्टेंस से लिंक करता है, सीधे सीधे उसका मित्र है, इंपीडेंस का विरोधी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। कोई बोले इंपीडेंस घट रहा है तो सीधे सीधे पावर फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है यहाँ से? cos फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड, यानी रेसिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस। ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, यानी यही तो फॉर्मूला है, रेसिस्टेंस को आर, इंपीडेंस को जेड, ठीक है ना। तो यहाँ से ये फॉर्मूले से निर्धारित होता है। कभी भी आपको आगे जाके फॉर्मूले नहीं पूछेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन पूछेगा, इन विच आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा इफ द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज इंक्रीज देन इंपीडेंस विल बी डिक्रीज या इंक्रीज। सीधी सी बात है, पावर फैक्टर बढ़ रहा है तो इंपीडेंस घट रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर्किट्स के। और ये फॉर्मूला भी याद रखना, cos फाई इक्वल टू वी आई cos फाई अपॉन वी आई। इफ वी आई इज इंक्रीज देन cos फाई इज डिक्रीज, cos फाई इंक्रीज देन वी आई इज डिक्रीज। जब ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। और ये कभी भी आमने सामने की जो चीज होती है, यानी cos फाई के जस्ट सामने वी आई cos फाई लिखा है तो ये तो ना तो मित्र हो गए, और ये जो नीचे लिख जाता है ये इसका थोड़ा विरोधी हो जाता है। यानी नीचे का मतलब होता है इस प्रकार का भाव, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इसीलिए इसको इन्वर्सली बोला जाता है। इन्वर्सली मतलब उल्टा, और डायरेक्टली का मतलब मित्र, ठीक है। तो यहां से आपको सारा का सारा पावर फैक्टर का रोल तो समझ में आ गया, लेकिन अभी भी आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि पावर फैक्टर रियलिटी में फंडा क्या है। ये तो हुआ फिजिक्स की लैंग्वेज। अब समझाते हैं हम आपको पावर फैक्टर का फंडा। मुझे कि पावर फैक्टर का रियल फंडा क्या है।
भारत की सरकार बोलती है कि यार हम आपको इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड करा के दे रहे हैं, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसे ऐसे डिवाइस यूज करते हैं, पंखा यूज करते हैं, पंखे के अंदर पावर फैक्टर हमारा लैग हो जा रहा है। कहने का मतलब वोल्टेज से करंट पीछे चला जा रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ट्रिक CIVIL, अकॉर्डिंग टू ट्रिक CIVIL, यानी कि पंखा लगा रहे हो तो तुम यार पावर फैक्टर को गिरा दे रहे हो, यानी कि जरूरत से ज्यादा वो करंट का यूज कर ले रहे हो। हम उतना पैदा भी नहीं कर रहे जितनी आपकी डिमांड है। ऐसा क्यों कर रहे हो? जितना पैदा हो रहा है उतना खपाओ ना। हम दे रहे हैं आपको 5 रुपए, आप डिमांड कर रहे हो 10 रुपए की, है ना? वही हिसाब हुआ ना। जितना पैदा नहीं है उससे ज्यादा खा जा रहा है सर्किट, तो वो तो पावर ड्रॉप आ जाएगा ना सर्किट में। भाई जितना पैदा हो रहा है उतना खपाओ ना अपनी मशीन्स को, ठीक है? तो इसीलिए भारत से सरकार ने बोला ना तो आप पावर फैक्टर को लीड करोगे। दो शब्द आते हैं, एक का नाम होता है लीड और दूसरे का नाम होता है लैग। लीड मतलब उठना करंट का, यानी करंट का ज्यादा होना सर्किट में, और लैग का मतलब करंट की गिरावट। तो गिरावट से सीधा सीधा मतलब है कि मशीन ज्यादा करंट को खाने लगी। ये समझ जाना, जब भी करंट की गिरावट की मतलब हो, गिरावट कब आती है खाने में? पीछे से भाई मेरे लिए डेली खाना आता है 5 रोटी और मैं 10 रोटी उड़ाने लग जाऊं, तो पीछे से जो सप्लाई चेन है वो उसमें गिरावट आ जाएगी। तो गिरावट का मतलब है कि मेरी डिमांड बढ़ गई, मेरा खाना बढ़ गया, तो लॉस तो होगा ही ना। तो उसी चीज को बोलते हैं लैगिंग। और लीडिंग का मतलब होता है उठान, यानी कि ग्रोथ। कहने का मतलब पीछे से चेन में खाना ज्यादा आ रहा है, 10-15 रोटी, और मैं खा पा रहा हूं 5 रोटी, यानी पीछे से जो पैदा हो रही है इलेक्ट्रिसिटी वो ठीक ठाक आ रही है और हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। उस ऐसी स्थिति में किसी भी सर्किट में लीडिंग पावर फैक्टर बन जाता है। और हमने पीछे से इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही है और हमारी खपत ज्यादा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी सर्किट में लैगिंग पावर फैक्टर बन जाता है। तो ये जो पॉइंट बताए हैं ना, दोनों तीनों पॉइंट, ये नोट डाउन कर लेना, यही मेन रोल है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना? लैगिंग और लीडिंग, वरना दुनिया में कोई भी लैगिंग और लीडिंग को आपको समझा नहीं पाएगा अगर आप पावर फैक्टर को नहीं समझेंगे तो, ठीक है? कभी भी इंडक्टर किसी भी सर्किट में लैग करता है करंट को। लैग मतलब इंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा खपत करता है, जितनी मिलती नहीं उससे ज्यादा खा जाता है इंडक्टर। और जब भी किसकी बात होती है, कैपेसिटर की बात होती है, तो कैपेसिटर लीडिंग का रोल निभाता है। कहने का मतलब कैपेसिटर ऐसा डिवाइस है, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी अगर 10 वोल्ट आ रही है तो 5 वोल्ट खाता है, यानी स्टोर करके रखता है, यानी वो लॉस नहीं करता है, सर्किट को मेंटेन करने का कार्य करता है। कभी भी आपके घर पर डिम लाइट हो जाती है तो पीछे से जो सब स्टेशन वाले, यानी हाइडल जो बोलते थे गांव के लोग, सिटी के बोल हाइडल, यानी सब स्टेशन, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, तो वहां कैपेसिटर लगा होता है। वो कैपेसिटर इलेक्ट्रिसिटी को ग्रोथ करने का काम करता है। कैपेसिटर बोले तो सिंक्रोनस जनरेटर लगा होता है। अब सिंक्रोनस जनरेटर को ऐसे प्रकार से यूज करते हैं कि वो कैपेसिटर का कार्य करे, यानी कि करंट को बढ़ा दे, ग्रोथ बढ़ा दे, जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा देने लगे, ठीक है? तो कैपेसिटर कभी लीडिंग का काम करता है। और ये समझ जाना, जब भी सर्किट में लीडिंग होगा तो जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आप यूज नहीं कर पा रहे हो, सर्किट लीड की बात यह है। और लैगिंग सर्किट हो जाएगा तो जितनी नहीं मिल रही है उससे ज्यादा खा जा रहे हो आप, उसका मतलब होता है लैगिंग। क्या खा जा रहे हो सर? आपने बार बार बोल रहे हो कि जरूरत से ज्यादा क्या खा जा रहे हो, वोल्टेज खा रहे हैं क्या? नहीं, वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है 230 वोल्ट। हम बात करते हैं करंट की, करंट की खपत ज्यादा हो रही है, यानी कभी भी करंट को ही कांस्टेंट रख के स्टडी किया जाता है, ठीक है ना? वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है, करंट ही घटता बढ़ता है किसी भी सर्किट में। वोल्टेज हमेशा 230 वोल्ट ही रहेगा, वोल्टेज न घटता है ना बढ़ता है, ठीक? ये करंट ही बेचारा ऐसा है, कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर। तो भारत की सरकार ने क्या बोला, यार आप यूनिटी पावर फैक्टर रखिए, ना तो आप खपत ज्यादा करिए मत कम करिए, जितनी आपको डिमांड है उतनी कर लीजिए। तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब होता है पावर फैक्टर या तो आप 1 रखिए या 0.8 तक रख लीजिए, या तो 1 रखिए या 0.8 तक रख लीजिए, या ना तो 0.8 से नीचे जाएंगे ना ही आप 1 से ऊपर जाएंगे। समझे बात? ये कि भारत की सरकार क्या बोलती है, भारत की सरकार बोलती है कि आप यूनिटी पावर फैक्टर रखने की कोशिश करिए। अगर आप यूनिटी भी नहीं रख पा रहे हैं तो आप 0.8 तक रख लीजिए, ठीक है? 0.8 लैगिंग तक रख लीजिए, चल जाएगा, उतना हम मेंटेन कर ले जाएंगे। लेकिन हमारे सर्किट क्या होते हैं, जहां भी इंडक्टर या कैपेसिटर लगे होते हैं वहां कैसे चला जाता है? ये है भैया यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब होता है ना वोल्टेज ना करंट आगे पीछे हैं, दोनों एक साथ है, तो उसका मतलब होता है 1, यानी इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं है। 0.9
फिर 0.5 तक गिर जाता है माइनस में, फिर माइनस में 0.1 तक चला जाता है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा माइनस में गिरेगा पावर फैक्टर, उतना ही सर्किट में करंट की खपत ज़्यादा हो जाएगी, लॉस ज़्यादा करने लगेगा कोई भी सर्किट, और डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, खाना मिल नहीं रहा, उससे ज़्यादा खा रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है लीडिंग पावर फैक्टर भी मत रखिए। अगर आप लैगिंग पावर फैक्टर रखेंगे तो आपसे क्या होगा, बिल ज़्यादा वसूला जाएगा। और बिल इसी चीज़ का तो आता है क्योंकि आप पावर फैक्टर बिगाड़ते हो गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आप यूनिटी पावर फैक्टर रखोगे तो यूनिटी पावर फैक्टर रखोगे तो यूज ही नहीं हो पाएगा भाई। जब यूनिटी पावर फैक्टर रखोगे तो आप यार बल्ब को कैसे यूज कर पाओगे, पंखा कैसे चला पाओगे। तो गवर्नमेंट ने तो यही बोला, अगर आप यूनिटी पावर फैक्टर रखोगे तो हम बिल कम लेंगे आपसे। आप बिगाड़ ही नहीं रहे हो तो बिल किस बात का, आप बिगाड़ रहे हो इसीलिए आपसे टैक्स वसूला जा रहा है। पावर फैक्टर बिगाड़ने का ही आपसे बिल वसूला जाता है प्रति महीने, क्योंकि आप गवर्नमेंट के लॉसेस को बढ़ा रहे हैं। समझे बात। तो सीधे सीधे यही बोलो ना सर कि जो पावर फैक्टर गिर रहा है यानी लैगिंग की तरफ जा रहा है, करंट की खपत हो रही है, उस चीज का बिल वसूला जाता है। ठीक है। गवर्नमेंट ने एक बात और बोली, अगर आप पावर फैक्टर सुधारेंगे और हद से ज्यादा सुधार देंगे, यानी लीडिंग की तरफ बढ़ेंगे, यानी 0.9 प्लस की तरफ बढ़ेंगे आप, तो आपसे बिल कम लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है क्योंकि हमारे घरों में हर जगह यार इंडक्टर लगा हुआ है, पंखे के अंदर देख लो, फ्रिज के अंदर देख लो, हर जगह मोटर है, तार है, कॉइल तो हर जगह है। तो गवर्नमेंट चालाक है, गवर्नमेंट को पता है लीडिंग नहीं कर पाएगा कोई भी, हमेशा लैगिंग ही रहेगा, लैगिंग ही रहेगा पावर फैक्टर। लैगिंग का मतलब क्या होता है, VIL यानी वोल्टेज से करंट लैग ही करता रहेगा। वोल्टेज हमेशा लीड में रहेगा और करंट लैग में रहेगा। समझे बात। ये बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। यानी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था पावर फैक्टर, इसको नोट डाउन कर लें। कभी भी किसी भी सर्किट में पावर फैक्टर को लीडिंग करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है, वो भी कहां, पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल में। कभी भी किसी सर्किट में पावर फैक्टर को लैग करने के लिए इंडक्टर का यूज किया जाता है और सीरीज में लगा दिया जाता है इंडक्टर को। तो समझ जाना, लैग करने के लिए इंडक्टर और लीड करने के लिए कैपेसिटर, ये दोनों ऐसे डिवाइस हैं। और यूनिटी पावर फैक्टर करना है तो रेसिस्टर का यूज करिए, रेसिस्टर। इसीलिए डीसी सर्किट्स का पावर फैक्टर हमेशा और हमेशा यूनिटी रहता है, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर की बात होती है। डीसी सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा और हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर होता है। वहां पावर फैक्टर का फंडा ही नहीं है, क्योंकि वहां यूनिटी है, ना कोई लैग है ना कोई लीड है। समझे बात। यहां से 2 फॉर्मूले और लिखवा देता हूं आपको, लास्ट में चैप्टर समाप्त होता है यहीं से। स्टूडेंट्स इन दोनों फॉर्मूले में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। फेज एंगल का फॉर्मूला है tan phi = XL/R और पावर फैक्टर का फॉर्मूला है cos phi = R/Z। इन दोनों के बीच बहुत बड़ा रिलेशन है। ये किसको दर्शाता है, पावर फैक्टर को ही दर्शाता है। फेज एंगल बोलता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल बढ़ेगा, यानी जो एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच में बढ़ेगा तो पावर फैक्टर घटेगा, किसी भी सर्किट का लॉस बढ़ेंगे, बिल ज्यादा वसूला जाएगा। लेकिन ये भी बोलता है कि इन सर्किट्स के वोल्टेज और करंट के बीच में अगर वो घटेगा, यानी अगर इतना हो जाएगा, इतने से घटकर अगर इतना हो जाएगा, क्या एंगल, भाई ये एंगल ही तो है, भाई मेरे हाथ ऐसे हैं तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। एंगल घटेगा तो पावर फैक्टर सुधरेगा किसी भी सर्किट का, और सुधारने के लिए लगाए जाते हैं हमेशा कैपेसिटर। समझे बात। बिल कम वसूला जाएगा, अगर पावर फैक्टर सुधार दोगे तो बिल कम वसूला जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, tan phi = XL/R और पावर फैक्टर = cos phi / R/Z। तो इन दोनों का एक रिलेशन है आपस में। तो यहां से आपको एक पॉइंट नोट करना है, किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर बढ़ रहा है तो फेज एंगल घटेगा, और फेज एंगल बढ़ रहा है किसी भी सर्किट का तो समझ जाइए उस सर्किट का पावर फैक्टर बिगड़ रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। नहीं, ये पॉइंट भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सारा का सारा फंडा आपको डिटेल में समझा दिया, पावर फैक्टर की सारी डिटेल्स, किस चीज से बढ़ाते हैं, इंडक्टर का क्या रोल होता है, कैपेसिटर का क्या रोल होता है, रेसिस्टर का क्या होता है, क्या चीज होती है, गवर्नमेंट के रूल क्या है, यानी सारा के सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझाया पावर फैक्टर से रिलेटेड। इन पॉइंट्स को अगर आप लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको इंजीनियरिंग का पूरा ज्ञान हो जाएगा। आप AC जनरेटर, मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर हवा में उड़ा देंगे, क्योंकि यहीं से तो सारा रोल है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो विद
new chapter. This is very important concept. Try to study it with practically and theoretically. Thank you so much again.